कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली जगह मिस्र हुआ करता था। कहा जाता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। उस समय देवता इंसानों के बीच ही रहते थे, लेकिन ये साधारण देवता नहीं थे। इनकी लंबाई इंसानों से कहीं ज्यादा थी और इनके शरीर में खून की जगह सोना बहता था। इतना ही नहीं, ये जब चाहें तब किसी खतरनाक जायंट क्रीचर में बदल सकते थे। समय के साथ मिस्र दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे ओसिरिस, जो जीवन और शांति के देवता थे। पूरा राज्य उनसे प्यार करता था क्योंकि वे दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। दूसरी तरफ था उनका भाई सेट, जो अराजकता और रेगिस्तान का देवता था। वह सूखे रेगिस्तान पर राज करता था। धीरे धीरे बेहद क्रूर और लालची बन चुका था। कई सालों बाद अब समय आ चुका था कि ओसिरिस अपने बेटे हॉरस को मिस्र का नया राजा बनाए। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था और हर इंसान को इस बड़े समारोह में बुलाया गया था। इसी राज्य में बेक और जाया नाम के दो प्रेमी भी रहते थे, जो जल्द ही शादी करने वाले थे। उधर महल में हॉरस अपनी प्रेमिका हैथर से बात कर रहा होता है। वह चाहता है कि हैथर उसकी रानी बने, लेकिन प्रेम की देवी हैथर कहती है कि वह इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलेगी। कुछ देर बाद राज्याभिषेक शुरू होता है। सभी देवता अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर ओसिरिस सबके सामने हॉरस को नया राजा घोषित करने वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ सेठ आ जाता है। वह हॉरस को एक खास सींग देता है। जैसे ही उसे बजाया जाता है, एक विशाल सेना महल की तरफ आने लगी है। सेठ पहले से ही सब कुछ प्लान कर चुका था। वह अचानक अपने भाई ओसिरिस को युद्ध की चुनौती देता है और कहता है कि अब सिंहासन उसी का होगा। लेकिन ओसिरिस अपने ही भाई से लड़ना नहीं चाहते थे। तभी सेठ धोखे से अपने खंजर से ओसिरिस पर हमला कर देता है और सबके सामने उनकी हत्या कर देता है। ये देखकर पूरा महल दंग रह जाता है। इसके बाद सेठ सभी देवताओं को धमकी देता है कि या तो उसके सामने झुको, वरना मौत के लिए तैयार रहो। वह इंसानों पर भी नया नियम लागू कर देता है। अब अगर किसी इंसान को मरने के बाद स्वर्ग में जाना है तो उसे सोना देकर उसकी कीमत चुकानी होगी। यानी अब मुक्ति भी सिर्फ अमीर लोगों को ही मिलेगी। ये सब सुनकर हॉरस का गुस्सा फूट पड़ता है और वह तुरंत अपने चाचा सेठ पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। हॉरस सेठ की शक्तिशाली ढाल तोड़ देता है। उसी समय सुरक्षा की देवी नेफ्थिस अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर रानी की रक्षा करती है ताकि कोई हमला उसे नुकसान न पहुंचा सके। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। हॉरस अपना विशाल देवता वाला रूप धारण कर लेता है और सेठ भी मॉन्स्टर जैसे रूप में बदल जाता है। फिर दोनों आसमान में उड़ते हुए लड़ाई शुरू कर देते हैं। पूरा महल टूटने लगता है और नीचे मौजूद इंसान अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में बेक और जाया भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। धीरे धीरे सेठ का पलड़ा भारी पड़ने लगता है। उसके सैनिक अपनी चमकदार ढालों की रोशनी से हॉरस को अंधा कर देते हैं। हॉरस कमजोर पड़ जाता है और आखिरकार हार जाता है। लेकिन सेठ उसे मारने की बजाय उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है, क्योंकि हॉरस की आंखों में ही उसकी असली ताकत छिपी होती है। उधर जब हैथर को भी मारने की कोशिश की जाती है तो वह सेठ को समझाने की कोशिश करती है। काफी मुश्किल से वह सेठ को मना लेती है कि वह हॉरस की जान बख्श दे और फिर उसी दिन सेठ खुद को मिस्र का नया राजा घोषित कर देता है। सेठ के राजा बनने के बाद कई देवताओं ने उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश की, लेकिन जो भी उसके सामने आया वह मारा गया। धीरे धीरे पूरा मिस्र डर और गरीबी में डूब गया। इंसानों की हालत पहले से भी बदतर हो चुकी थी। बहुत से लोगों को कैदी बना लिया गया और उनके पास इतना सोना नहीं था कि मरने के बाद परलोक में जा सके। उधर बेक को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया गया। वहीं उसकी प्रेमिका जया को महल के बड़े पुस्तकालय में काम मिल गया। हालांकि मुश्किल हालात के बावजूद दोनों हर दिन एक दूसरे से मिलते थे। जया को अब भी उम्मीद थी कि एक दिन हॉरस वापस आएगा और अपने लोगों को सेठ के अत्याचार से बचाएगा। लेकिन इसके लिए हॉरस को अपनी आंखें वापस चाहिए थी, क्योंकि उन्हीं में उसकी असली शक्ति छिपी थी। अपनी प्रेमिका को इस गुलामी से आजाद कराने के लिए बेक एक बहुत बड़ा जोखिम लेने का फैसला करता है। वह तय करता है कि वह खुद सेठ के खजाने में घुसकर हॉरस की चोरी हुई आंख वापस लाएगा। इस काम में जाया उसकी मदद करती है। वह लाइब्रेरी में रखे नक्शों और ब्लूप्रिंट को पढ़कर तिजोरी के सारे रास्ते समझ लेती है। फिर एक दिन बेक सोने से भरी गाड़ी में छिपकर महल के अंदर घुस जाता है। काफी मुश्किलों के बाद वह सेठ की खतरनाक तिजोरी तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में कई डेडली ट्रैप्स लगे हुए थे। जैसे ही बेक एक पुल पार कर रहा होता है, अचानक एक जाल एक्टिव हो जाता है। चारों तरफ लगी विशाल मूर्तियां अपनी तलवारों से उस पर हमला करने लगती हैं। बेक किसी तरह उनसे बचते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे सामने हॉरस की चमकती हुई आंख दिखाई देती है। वह तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसी समय पुल टूटने लगा है। फिर भी किस्मत से बेक सही समय पर छलांग लगाकर हॉरस की आंख पकड़ लेता है, लेकिन वह नीचे गहरी तिजोरी में गिर जाता है, जहाँ दर्जनों विशाल बिच्छू मौजूद होते हैं। वे सभी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी बेक पहली बार हॉरस की आंख की शक्ति इस्तेमाल करता है। उस आंख से निकली रोशनी बिच्छुओं को पीछे धकेल देती है और उसकी जान बच जाती है। आखिरकार बेक अपना मिशन पूरा करके सुरक्षित बाहर निकल आता है। इसके बाद वह तुरंत जाया से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि सेठ के लोगों को उनके प्लान के बारे में पता चल चुका है। अब दोनों की जान खतरे में थी। उसी समय गार्ड उन पर हमला कर देते हैं। बेक तुरंत हॉरस की आंख का इस्तेमाल करता है और तेज रोशनी से सभी सैनिकों को अंधा कर
देता है। फिर वह जाया का हाथ पकड़कर शहर से भागने लगता है, लेकिन भागते समय एक सैनिक तीर चला देता है जो सीधे जाया के सीने में लग जाता है। कुछ ही पलों में जाया बेग की बाहों में दम तोड़ देती है। ये देखकर बेग पूरी तरह टूट जाता है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसीलिए वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपना मिशन पूरा करेगा। फिर वह हॉरस को खोजने निकल पड़ता है, जो अपने पिता की मौत के बाद से निर्वासन में छिपा हुआ था। जब हॉरस को पता चलता है कि एक इंसान के पास उसकी आंख है तो वह तुरंत उसे वापस मांगता है, लेकिन बेग साफ कह देता है कि वह बिना सौदे के आंख वापस नहीं देगा। ये सुनते ही गुस्से में हॉरस उस पर हमला कर देता है। हालांकि हॉरस अब अंधा था, फिर भी वह बेहद ताकतवर था, लेकिन बेग उसके हर वार से बच जाता है और कहता है कि अगर हॉरस अपनी आंख वापस चाहता है तो पहले उसे जाया को मौत से वापस लाना होगा। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से हॉरस आखिरकार बेग की शर्त मान लेता है, लेकिन अपनी सारी शक्तियों के बावजूद हॉरस जाया को दोबारा जिंदा नहीं कर पाता। तब वह कहता है कि अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, उन्हें मृत्यु के देवता अनुबिस को बुलाना होगा ताकि वह जाया की आत्मा को सुरक्षित तरीके से परलोक पहुंचा सके। जब बेग अपनी प्रेमिका को बिना अलविदा कहे जाते हुए देखता है तो वह गुस्से से भर जाता है। वह साफ मना कर देता है कि अब वह हॉरस को उसकी आंख वापस नहीं देगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि अगर सेठ को नहीं रोका गया तो पूरा मिस्र हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वह अपना फैसला बदल देता है। बेग कहता है कि वह हॉरस की मदद करेगा ताकि वे दोनों मिलकर सेठ के विशाल पिरामिड में घुस सकें और उसकी दूसरी आंख वापस ला सकें। लेकिन वह एक शर्त रखता है, अगर उनका मिशन सफल हुआ तो हॉरस को जाया को वापस लाना ही होगा, वरना बेग खुद अपनी जान दे देगा ताकि मरने के बाद वह फिर से जाया से मिल सके। ये सुनकर हॉरस बताता है कि एक बार कोई आत्मा परलोक के रास्ते पर निकल जाए तो उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि परलोक तक पहुंचने के लिए आत्मा को 9 रहस्यमयी द्वारों से गुजरना पड़ता है और इस सफर में कई दिन लग जाते हैं। हॉरस कहता है कि केवल मिस्र का असली राजा ही अनुबिस को किसी आत्मा को वापस भेजने के लिए मना सकता है, यानी अगर वे समय रहते सेठ को हरा दें और हॉरस फिर से राजा बन जाए तो शायद जाया वापस आ सकती है। उधर दूसरी तरफ सेठ को खबर मिलती है कि कई देवता मिलकर उसके खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी नेफ्थिस के किले में इकट्ठा हो रहे थे। ये सुनते ही सेठ अपनी सेना लेकर सीधे उस किले पर हमला करने निकल पड़ता है और उसके साथ हैथर को भी जाना पड़ता है, क्योंकि उसने मजबूरी में सेठ की रानी बनना स्वीकार किया था ताकि वह हॉरस की जान बचा सके। अब हॉरस फैसला करता है कि उसे अपने दादा रा यानी सूर्य देव से मदद मांगनी होगी। काफी मुश्किल चढ़ाई के बाद वह एक ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंचता है और वहां अपने दादा को पुकारता है। हॉरस उनसे प्रार्थना करता है कि वे उसे फिर से अपनी पूरी शक्ति दे दें, क्योंकि एक आंख खो देने की वजह से वह अपना असली देवता वाला रूप नहीं ले पा रहा था। कुछ देर बाद रा उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और उसे थोड़ी शक्ति वापस मिल जाती है। इसके बाद हॉरस उड़कर सीधे रा के विशाल आकाशीय महल तक पहुंच जाता है। उधर रा बेग को चेतावनी देते हैं कि वह उनकी परछाई के पीछे ही छिपा रहे, क्योंकि सूर्य देव के शरीर से निकलने वाली गर्मी एक इंसान को पल भर में जला सकती थी। हॉरस अपने आने का कारण बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी रा उसे रोक देते हैं। वे कहते हैं कि अभी उन्हें एक बहुत जरूरी काम करना है। फिर रा अपना दिव्य मुकुट पहनते हैं और अपने सबसे शक्तिशाली रूप में बदल जाते हैं। हॉरस तुरंत बेग को जहाज के नीचे छिपा देता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। तभी बेग देखता है कि आसमान में एक विशाल डरावना राक्षस उड़ रहा है। वह एक ऐसा मॉन्स्टर था जो पूरी दुनिया को निगल सकता था। रा अपने जलते हुए भाले से उस राक्षस पर आग की शक्तिशाली किरणें फेंकते हैं और उसे पीछे धकेल देते हैं। तब रा बताते हैं कि वे बाकी देवताओं की तरह मिस्र में क्यों नहीं रहते। असल में हर रात उन्हें इस खतरनाक राक्षस से लड़ना पड़ता है ताकि दुनिया सुरक्षित रह सके। इसके बाद हॉरस उनसे सेट को रोकने में मदद मांगता है, लेकिन रा मना कर देते हैं, क्योंकि सेट और ओसिरिस दोनों ही उनके बेटे थे और वे इस पारिवारिक युद्ध में किसी एक का साथ नहीं देना चाहते थे। हालांकि जाते जाते हॉरस रा से स्वर्गीय जल लेने की अनुमति मांगता है और अपनी बोतल भर लेता है। फिर दोनों वहाँ से वापस निकल जाते हैं। इसी बीच सेठ की सेना उसके खिलाफ खड़े देवताओं पर हमला कर देती है। सेठ खुद नेफ्थिस के किले पर चढ़ाई कर देता है। उसे आता देखकर सुरक्षा की देवी नेफ्थिस भागने की कोशिश करती है, लेकिन सेठ उसे हवा में ही पकड़ लेता है। फिर बड़ी बेरहमी से उसके पंख तोड़ देता है। उधर रा के महल से निकलने के बाद हॉरस की बची हुई शक्ति भी खत्म होने लगती है और आखिरकार वह रेगिस्तान के बीच बने एक नखलिस्तान में गिर पड़ता है। लंबी यात्रा की वजह से बेग भी पूरी तरह थक चुका था। तभी उसे पास में एक झरना दिखाई देता है और वह पानी लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी अचानक सेठ के शाही सैनिकों में से एक नेवस वहाँ पहुँच जाता है। उसे पहले ही पता चल चुका था कि हॉरस की चोरी हुई आंख एक इंसान के पास है, इसलिए वह तुरंत बेग को पकड़ लेता है। नेवस उसे चट्टान से नीचे फेंकने ही वाला होता है कि तभी अचानक हॉरस वहाँ आ जाता है। वायु देवता आते ही नेवस और उसके सैनिकों पर हमला कर देता है। हालांकि हॉरस पहले जितना ताकतवर नहीं रहा था। एक आंख खोने की वजह से उसकी शक्ति काफी कम हो चुकी थी, इसीलिए दुश्मन सैनिक भी अब उससे डर नहीं रहे थे। फिर भी हॉरस अकेले ही सभी सैनिकों का मुकाबला करता है। काफी जबरदस्त लड़ाई
लड़ाई के बाद वह नेवस को चट्टान से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हॉरस को पता चलता है कि बेक अभी भी जिंदा है। असल में गिरते समय उसने एक चट्टान पकड़ ली थी। दोनों अगली योजना के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी नेवस दोबारा उठ खड़ा होता है। वह पीछे से आकर एक बड़े पत्थर से हॉरस के सिर पर हमला कर देता है। हॉरस बेहोश होकर झरने में गिर जाता है। ये देखकर बेक भी तुरंत उसके पीछे कूद पड़ता है। दोनों तेजी से नीचे गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब उनकी मौत आई है, लेकिन तभी हॉरस को होश आ जाता है। वह तुरंत अपना दोधारी भाला निकालता है और उसे चट्टानों में गाड़ देता है। इस तरह दोनों का गिरना रुक जाता है और उनकी जान बच जाती है। कुछ देर बाद वे झरने के नीचे वाले हिस्से तक पहुंच जाते हैं और जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। उधर नेवस वापस महल पहुंचकर सेठ को सारी बात बता देता है। जब सेठ को पता चलता है कि हॉरस ने अकेले उसकी पूरी सेना को हरा दिया और एक इंसान को बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया, तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। फिर बिना दया दिखाए वह नेवस का सिर काट देता है। इसके बाद सेठ फैसला करता है कि अब हॉरस को खत्म करने के लिए वह अपने सबसे खतरनाक शिकारी भेजेगा। उधर सेठ की लालच अब और बढ़ चुकी थी। वह सिर्फ जीवितों की दुनिया पर नहीं बल्कि मृतकों की दुनिया पर भी राज करना चाहता था और इसके लिए उसे हैथर की जरूरत थी, क्योंकि प्रेम की देवी हैथर पहले पाताल लोक के रास्तों के बारे में जानती थी। हालांकि वह सेठ की मदद नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे मजबूरी में उसके आदेश मानने पड़ रहे थे। उसी शाम हैथर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हॉरस को खोजने की कोशिश करती है। असल में वह उससे मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसा करते हुए सेठ उसे पकड़ लेता है। उसे समझ आ जाता है कि हैथर अभी भी हॉरस से प्यार करती है। गुस्से में सेठ उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हैथर अपनी जान बचाने के लिए अपना जादुई कंगन उतार देती है। कंगन हटाते ही वह सीधे मृतकों की दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ चारों तरफ डरावने मॉन्स्टर्स घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही वह दोबारा कंगन पहनती है वह तुरंत टेलीपोर्ट होकर रेगिस्तान में पहुंच जाती है। अब वह हॉरस को ढूंढने निकल पड़ती है। अगली सुबह हॉरस और बेक ओसिरिस के पुराने मंदिर में पहुंचते हैं। दोनों काफी थक चुके थे, इसलिए कुछ देर आराम करने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उन्हें दूर से सेट के खतरनाक शिकारी आते दिखाई देते हैं। उनके साथ विशालकाय सांप भी थे। ये देखकर दोनों तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं ताकि उन मॉन्स्टर्स का शिकार बनने से बच सकें। भागते समय बेक एक प्लान बनाता है। वह खुद को चारा बनाने का फैसला करता है ताकि हॉरस को हमला करने का मौका मिल सके। जैसे ही विशाल सांप बेक के पीछे भागता है, हॉरस अपने भाले से उस पर हमला कर देता है। वह सांप की गर्दन में गहरा वार करता है, लेकिन इससे मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब उसका निशाना हॉरस बन जाता है। हॉरस तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है। जैसे ही सांप उसे निगलने के लिए मुंह खोलता है, हॉरस अपना भाला उसके मुंह के आर पार घुसा देता है। फिर वह उस विशाल मॉन्स्टर को चट्टानों के बीच फंसा देता है। उसी दौरान हॉरस और दुश्मन शिकारी के बीच एक खतरनाक तलवारबाजी शुरू हो जाती है। जैसे ही उस महिला शिकारी को पता चलता है कि उसका विशाल सांप घायल हो चुका है, वह तुरंत लड़ाई छोड़कर अपने पालतू मॉन्स्टर को बचाने दौड़ पड़ती है। हॉरस इस मौके का फायदा उठाता है और दूसरे सफेद विशाल सांप के पीछे भागा है। उधर बेक उसे मंदिर की तरफ ले जाता है। तभी हॉरस चालाकी से शिकारी के चाबुक को विशाल सांप के शरीर से बांध देता है, लेकिन सामने खाई होने की वजह से वह समय पर रुक नहीं पाता और अगले ही पल विशाल सांप सीधे खाई में गिर जाता है। उसके साथ वह महिला भी नीचे जा गिरती है, क्योंकि वह खुद को समय रहते छुड़ा नहीं पाती। सांप के गिरते ही पूरा मंदिर हिलने लगता है। मंदिर को संभालने वाले बड़े बड़े खंभे टूटने लगते हैं और सब कुछ तेजी से ढहने लगता है। हॉरस तुरंत वहाँ से भागता है ताकि मलबे के नीचे दबने से बच सके। तभी अचानक उसे हैथर दिखाई देती है। पहले तो हॉरस को लगता है कि शायद उसे मारने के लिए भेजा गया है, लेकिन हैथर ऐसा नहीं करती। वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उस विशाल सांप को खुद ही आग लगाने पर मजबूर कर देती है। इससे हॉरस और बेक को भागने का मौका मिल जाता है। मॉन्स्टर के मरने के बाद हैथर हॉरस से कहती है कि अब वह उसकी मदद करना चाहती है। वह सेठ की कमजोरी ढूंढने में उसका साथ देगी ताकि अपने पुराने विश्वासघात की गलती सुधार सके। हालांकि हॉरस अभी भी उससे नाराज था, फिर भी वह उसकी मदद स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सेठ को हराने का राज उसके विशाल पिरामिड के अंदर छिपा हुआ है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें स्फिंक्स की पहेली सुलझानी थी। इसीलिए हॉरस फैसला करता है कि उन्हें ज्ञान के देवता ठोथ की मदद लेनी पड़ेगी। तीनों दलदल पार करके ठोथ की रहस्यमयी लाइब्रेरी तक पहुँचते हैं। अंदर जाते ही उन्हें ठोथ की कई कॉपीज दिखाई देती हैं। असल में ज्ञान का देवता किसी और पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसने खुद के कई रूप बना रखे थे। आखिरकार हॉरस उसे अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए मना लेता है। अब चारों मिलकर सेट के पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में हैथर को पता चलता है कि बेक हॉरस की मदद आखिर क्यों कर रहा है। उसे ये जानकर बहुत दुख होता है कि हॉरस ने बेक से झूठ बोला था, क्योंकि हैथर अच्छी तरह जानती थी कि कोई भी देवता जाया को मौत के बाद वापस नहीं ला सकता। अनुबिस के पास भी इतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन बेचारा बेक अब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि वह अपनी प्रेमिका को दोबारा देख पाएगा। यात्रा के दौरान हैथर बेक को अपनी कहानी भी बताती है। वह कहती है कि पहले उसका काम मृत आत्माओं को उनके परलोक तक पहुंचाना था, लेकिन एक बार मॉन्स्टर्स ने
ने उस पर हमला कर दिया और वह खुद पाताल लोक में फंस गई थी। तब हॉरस ने अपनी जान जोखिम में डालकर अनगिनत राक्षसों से लड़ाई की और उसे बचाकर वापस लाया। उसी समय उसने हैथर को 42 सितारों वाला जादुई कंगन भी दिया था जो मॉन्स्टर्स को उससे दूर रखता था। कुछ देर बाद हैथर अपनी शक्ति से बेक को झाया से बात करने का मौका देती है। बेक भावुक होकर कहता है कि वह हॉरस को उसका सिंहासन वापस दिलाने में मदद कर रहा है और जब सब ठीक हो जाएगा तो वह उसे वापस ले आएगा। लेकिन तभी अचानक अनुबिस बीच में आ जाता है। वह कहता है कि मृत आत्माओं को जीवित लोगों से बात करने की अनुमति नहीं है और तुरंत उनका संपर्क तोड़ देता है। आखिरकार सब लोग सेठ के विशाल पिरामिड तक पहुंच जाते हैं। बेक अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर घुसता है और दरवाजा खोल देता है ताकि बाकी लोग भी अंदर आ सकें। इसके बाद वे स्फिंक्स के सामने पहुंचते हैं। स्फिंक्स उनसे एक मुश्किल पहेली पूछता है। सब लोग मिलकर जवाब सोचने लगते हैं लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाता। तभी स्फिंक्स गुस्से में उन पर हमला कर देता है। हॉरस तुरंत उससे लड़ने लगता है जबकि ठोत पहेली का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। आखिरकार उन्हें सही उत्तर मिल जाता है। जैसे ही पहेली सुलझती है स्फिंक्स रेत में बदल जाता है और आगे जाने का रास्ता खुल जाता है। अब वे उस जगह पहुंचते हैं जहां हॉरस स्वर्गीय झील से लाया हुआ पानी इस्तेमाल करने वाला था। उसका प्लान था कि उस पवित्र पानी से सेठ की शक्तियां कमजोर कर दी जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि सेठ पहले से ही उनका इंतजार कर रहा है। असल में उसने पूरा जाल बिछा रखा था। अचानक हॉरस और हैथर फंस जाते हैं और उसी दौरान सेठ ज्ञान के देवता ठोथ का दिमाग चुरा लेता है। अब बेक तुरंत दौड़कर रेगिस्तान की आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह पानी डाल पाता सेठ उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि हॉरस ने उससे झूठ बोला था क्योंकि कोई भी देवता जाया को वापस नहीं ला सकता। बेक समझ नहीं पाता कि सच कौन बोल रहा है। तभी सेठ उससे बोतल छीन लेता है और सारा स्वर्गीय पानी फेंक देता है। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि पूरा पिरामिड अब गिरने वाला है। वह चाहता था कि हॉरस और उसके साथी मलबे के नीचे दबकर मर जाएं, लेकिन आखिरी समय पर हॉरस किसी तरह जाल से बाहर निकल आता है और अपने साथियों की जान बचा लेता है। जब बेक को पता चलता है कि हॉरस उससे सच छुपा रहा था तो उसका भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। अब उसे लगने लगता है कि सभी देवता सिर्फ अपने मतलब के लिए इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। उधर हैथर ये सब देखकर समझ जाती है कि अब हालात और खराब हो चुके हैं, इसीलिए वह एक बहुत बड़ा बलिदान देने का फैसला करती है। वह अनुबिस को बुलाती है और कहती है कि वह अपना जादुई कंगन झाया को देना चाहती है क्योंकि उस कंगन की मदद से झाया को अमर जीवन मिल सकता था। लेकिन हॉरस जानता था कि अगर हैथर ने अपना कंगन दे दिया तो वह हमेशा के लिए पाताल लोक में फंस जाएगी और फिर वे दोनों कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। फिर भी हैथर सबकी भलाई के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है। वह आखिरी बार हॉरस को अलविदा कहती है और अपना कंगन उतार देती है। अगले ही पल हैथर को मृतकों की दुनिया अपनी तरफ खींच लेती है। हॉरस भारी दिल से वह जादुई कंगन बेक को दे देता है। इसके बाद अनुबिस बेक को अपने साथ मृतकों की दुनिया में ले जाता है। उसी समय जाया 2 सतियों के हॉल की तरफ जा रही होती है। यही वो जगह थी जहाँ हर इंसान का फैसला होता था कि उसे अमर जीवन मिलेगा या नहीं। जिन लोगों के पास तराजू पर रखने के लिए कीमती खजाना नहीं होता उन्हें परलोक में जाने का अधिकार नहीं मिलता था। जब जाया की बारी आने वाली होती है तभी बेक वहाँ पहुँच जाता है। इतने समय बाद दोनों एक दूसरे को फिर से देखकर भावुक हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ सेठा पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। वह दोनों दुनियाओं पर राज करना चाहता था। इसके लिए वह एक शक्तिशाली कवच तैयार करता है जिसमें ठोथ का दिमाग, ओसिरिस का दिल और हॉरस की आंख की शक्ति शामिल होती है। अब सेठ लगभग अजेय बन चुका था। इसके बाद वह अपने पिता रा के पास जाता है और अपनी असली योजना बताता है। असल में वह अमर बनना चाहता था और इसके लिए उसे अपने ही पिता रा को खत्म करना था, क्योंकि अगर रा मर जाते तो दुनिया को बचाने वाला कोई नहीं बचता और विशाल दानव एपेप पूरी दुनिया को नष्ट कर देता। जब रा को अपने बेटे की असली सच्चाई पता चलती है तो वे तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। रा अपने जलते हुए भाले से सेठ पर हमला करते हैं, लेकिन अब सेठ का कवच इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वह आसानी से उस हमले को रोक देता है। फिर वह अपने पिता पर खंजर से हमला कर देता है और उसी भाले का इस्तेमाल करके रा को दूर निर्वासन में भेज देता है। वह कहता है कि विशाल दानव एपेप आ रहा है क्योंकि जीवितों और मृतकों की दुनिया के बीच का दरवाजा टूट चुका था। ये सुनकर जाया बेक से कहती है कि उसे वापस जाकर होरस की मदद करनी होगी। फिर बेक हैथर का कंगन लेकर दोबारा जीवितों की दुनिया में लौट आता है। नेफ्थिस की मदद से वह और होरस किसी तरह नील नदी तक वापस पहुंचते हैं। तब होरस कहता है कि रा अभी भी जिंदा है और सिर्फ वही इस पूरी तबाही को रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें रा का शक्तिशाली भाला वापस चाहिए था। इसीलिए होरस फैसला करता है कि उन्हें दोबारा महल लौटना होगा और इस मिशन में उन्हें वायुदेव शू की मदद भी चाहिए होगी। कुछ देर बाद वे दोनों महल के विशाल टावर तक पहुंच जाते हैं। होरस तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है ताकि शू तक पहुंच सके। उसी दौरान शू बेक की बातें सुन लेता है जिसमें वह जाया की मौत का जिक्र कर रहा होता है। उधर बेक और शू के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे। इसी दौरान हॉरस टावर की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाता है और सीधे सेट पर हमला कर देता है। उसका
मकसद था रा का शक्तिशाली भाला वापस लेना। लेकिन अब सेठ पहले जैसा नहीं रहा था। उसने कई देवताओं की शक्तियां और हथियार अपने अंदर समा लिए थे, जिसकी वजह से वह लगभग अजेय बन चुका था। कुछ ही पलों में सेठ हॉरस को टावर से नीचे गिरा देता है। उधर बेग भी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। जब वह ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि सेठ हॉरस को भाले से मारने वाला है। तभी बेग अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी फेंकता है और आखिरी समय पर हॉरस को बचा लेता है। ये देखकर सेठ आगा बबूला हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि एक साधारण इंसान उसकी चुनौती बन गया है। गुस्से में वह सीधे बेग पर हमला कर देता है, लेकिन उसी दौरान बेग चालाकी से सेठ के कवच में लगी हॉरस की आंख निकाल लेता है। फिर वह तुरंत वह आंख हॉरस को वापस दे देता है। अब हॉरस चाहे तो अपनी पूरी शक्ति वापस पा सकता था, लेकिन उसी समय बेग टावर से नीचे गिरने लगता है और हॉरस अपनी शक्ति लेने की बजाय अपने दोस्त की जान बचाने का फैसला करता है। वह तुरंत छलांग लगाता है और गिरते समय अपना विशाल देवता रूप धारण कर लेता है। फिर किसी तरह वह बेग को सुरक्षित जमीन पर पहुंचा देता है। इसके बाद हॉरस अपने दोस्त को अलविदा कहता है और आखिरी लड़ाई के लिए दोबारा सेठ के सामने पहुंच जाता है। अब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं था, वह समझ चुका था कि असली राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। यही सोच उसे पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। फिर हॉरस पूरी ताकत से सेठ पर हमला करता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। आखिरकार पूरा टावर टूटने लगता है और सेठ बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी हॉरस रा के भाले का इस्तेमाल करके सेठ को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद हॉरस अपने दादा रा को ढूंढने निकलता है। रा गहरी नींद में थे, लेकिन हॉरस उन्हें जगा देता है। फिर रा दोबारा अपनी जगह लौट जाते हैं ताकि दुनिया की रक्षा कर सकें। उधर अनुबिस की वजह से मृतकों की दुनिया पूरी तरह नष्ट होने से बच जाती है। अब जाया और बाकी आत्माएं सुरक्षित तरीके से परलोक जा सकती थीं। युद्ध खत्म होने के बाद पूरे मिस्र में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग अपने असली राजा हॉरस का जोरदार स्वागत करते हैं और आखिरकार उसे अपनी दूसरी आंख भी वापस मिल जाती है। लेकिन तभी हॉरस को पता चलता है कि सेठ के खिलाफ लड़ाई में बेग गंभीर रूप से घायल हो चुका था। कुछ ही देर बाद वह दम तोड़ देता है। ये देखकर हॉरस टूट जाता है। वह बेग के शरीर को जाया के पास ले जाने का फैसला करता है ताकि दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकें। जब हॉरस अपने दोस्त के लिए दुख मना रहा होता है, तभी अचानक रा वहाँ प्रकट होते हैं। वह कहते हैं कि हॉरस ने पूरी दुनिया को बचाया है, इसीलिए अब वे उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेंगे। और तभी हॉरस सबको चौंकाते हुए बेग और जाया को दोबारा जिंदा करने की इच्छा मांगता है। रा उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। इसके बाद हॉरस पूरा राज्य फिर से ठीक करता है और बाकी देवताओं से छीनी गई शक्तियां वापस लौटा देता है। अब आखिरकार हॉरस मिस्र का नया राजा बन जाता है और अपने शासन में वह बेग और जाया की सलाह पर भरोसा करता है। उसी दिन बेग हॉरस को हैथर का कंगन वापस देता है। फिर हॉरस अपनी प्रेमिका को वापस लाने के लिए पाताल लोक की यात्रा पर निकल पड़ता है और इसी सीन के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।